स्टूडेंट्स, क्लास 12 इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम। क्लास 12 की इकोनॉमिक्स में चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था हमने, द नेम ऑफ विच इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अभी तक हम पढ़ चुके हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, किस तरीके से गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में से एक चीज इकोनॉमी को चूज किया था और क्यों चूज किया था उसका हमने रीजन पढ़ा था। देन वी केम टू द टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग। इस टॉपिक में हमने पढ़ा था दैट व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, व्हाई इट इज नेसेसरी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स। द गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि जब भी कोई कंट्री गवर्नमेंट 5-year प्लानिंग करती है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके गोल्स क्या होते हैं, मतलब किन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 5-year प्लानिंग की जाती है। तो हम इसमें पढ़ेंगे दैट 5-year प्लान का जो गोल्स होते हैं वो होते हैं ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो 4 द गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स। Plans documents of India not only specify the objective to be attained in the 5-year plan, but also what is to be achieved for long period, say 15 to 25 years. This long-term plan is called perspective plan. The 5-year plans are supposed to provide the basis for the perspective plans. अब स्टूडेंट्स, पैराग्राफ में यह बताया गया है कि प्लान जो होते हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं बताते कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करेगी सरकार, बट प्लान ये बताते हैं कि एक लंबे समय में, यानी 15 से 25 सालों का समय जो अब आएगा, तब क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अचीव करना पड़ेगी या अचीव कर सकते हैं। तो ये जो लंबे समय के लिए, यानी 15 साल से 25 साल के लिए जब सरकार ये पूरा प्लानिंग करती है, तब उस प्लान को पर्सपेक्टिव प्लान कहा जाता है। और जो 5-year प्लान होते हैं वो प्लान भी अक्सर पर्सपेक्टिव प्लान के ही बेसिस माने जाते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं हम लोग। Our 5-year plan do not spell out how much of each and every good and services is to be produced. It is neither possible nor necessary. हमारा जो 5-year प्लान है वो ये नहीं बताता कि कितना हमको गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, ना तो ये ज़रूरी है और ना ही इसकी ज़रूरत हमको पड़ती है। It is enough if the plan is specific about the sector where it plays a commanding role. अब प्लान में, प्लानिंग के बारे में ये बात ज़रूरी होती है कि बस यह चीज़ पता होनी चाहिए कि किस सेक्टर के बारे में प्लानिंग की जा रही है। A plan should have some clearly specified goals. The goals of the 5-year plans are: first, growth; second, modernity और मॉडर्नाइजेशन; थर्ड, सेल्फ रिलायंस; फोर्थ, इक्विटी। अब प्लान हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसके कुछ स्पेसिफिक गोल्स हों। 5-year प्लान के गोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला होता है ग्रोथ, सेकंड होता है मॉडर्नाइजेशन, थर्ड होता है सेल्फ रिलायंस एंड फोर्थ होता है इक्विटी। All the plans do not give equal importance to all the goals. Due to limited resources, a choice has to be made in each plan about which of the goals is to be given primary importance. अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स के सारे प्लान सभी गोल्स को बराबर इम्पोर्टेंस देंगे। यानी अगर हमने बोल दिया कि किसी प्लान में ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी सभी चीज़ें होना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास में, हमारे देश में लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। तो इसीलिए चॉइस होना ज़रूरी है कि हम अभी जो प्लान बना रहे हैं उसमें हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गोल, जो कि होता है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक देखेंगे। ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ किसी भी देश में
प्रोडक्शन की कैपेसिटी यानी कितना प्रोड्यूस करना है उस देश में, कितने आउटपुट प्रोड्यूस करना है गुड्स या सर्विसेज के, उसकी कैपेसिटी को यानी उसकी क्षमता को क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। अगले में देखेंगे ग्रोथ इम्प्लाइज अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, अ लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग, एंड इंक्रीज इन द इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। स्टूडेंट्स, ये जो तीनों चीज़ें गिवन हैं ये तीनों एक साथ आती हैं। ग्रोथ क्या होता है, तो ग्रोथ मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिव कैपिटल होना, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट या सब बैंकिंग जैसी सपोर्ट सर्विसेज होना, या फिर प्रोडक्शन के कैपिटल या सर्विसेज में इंक्रीज होना यानी कि उसकी कैपेसिटी का बढ़ना। ये सब मिलाकर क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। तो अभी हमने पढ़ा अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रोथ का डेफिनेशन क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कैसे पता लगाया जाता है, तो इसको पता लगाया जाने के लिए होती है हमारे पास में जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज जीडीपी। In the language of economics, a good indicator of economic growth is steady increase in the gross domestic product. अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में समझेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, इसका पता लगाने के लिए सिंपल तरीका होता है जीडीपी का पढ़ना। अब जीडीपी क्या है, तो जीडीपी इज़ द सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जीडीपी किसी भी देश में बनने वाले सामान का यानी गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू का टोटल होता है। एक साल में एक देश में कितना सामान बन रहा है वो पूरा क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। इफ़ द पीपल ऑफ इंडिया आर टू एंजॉय अ रिच एंड वेराइड लाइफ इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर एंड गुड्स एंड सर्विसेज। अगर इंडिया में लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है अच्छी लाइफ एंजॉय करने की, तो ज़रूरत है कि ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा सके। यहाँ पर एक पिंक जो लाइन दी हुई है उसमें बहुत अच्छी चीज़ एक्सप्लेन की गई है। ग्रोथ क्या होती है, तो ग्रोथ इज़ इक्वल टू इंक्रीज इन द साइज़ ऑफ जीडीपी। कब होगा, जब इंक्रीज़ होगा साइज़ ऑफ जीडीपी तब रिच एंड वेराइड लाइफ ऑफ पब्लिक हो सकता है। तो ये जो है सिंपल ग्रोथ के बारे में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। सेकेंड आते हैं हम लोग, वो होता है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जीडीपी तीनों सेक्टर्स से अलग अलग तरीके से पता लगाते हैं। हमको मालूम है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है और टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर होता है। तो सबसे मिला के ओवरऑल जो है वो जीडीपी का पता लगाया जाता है। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दीज सेक्टर्स मेक अप द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी। इन सब का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, देश की इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बनाता है। इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स मोर टू जीडीपी ग्रोथ, while in some countries the growth in service sector contributes more to GDP। कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर जीडीपी में ज़्यादा सपोर्ट करता है, वेयरएज कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर सर्विस सेक्टर जीडीपी में ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड करता है। तो इस पूरे में हमने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर जीडीपी होता है और जीडीपी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन से जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला टॉपिक, स्ट्रक्चरल चेंज। एज द कंट्री डेवलप्स इट अंडरगोज स्ट्रक्चरल चेंज। विद द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइंस एंड शेयर ऑफ इंडस्ट्री बिकम्स डोमिनेंट। एट हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द जीडीपी देन अदर टू सेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे कोई कंट्री डेवलप करता है, जैसे जैसे कोई देश डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे वहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंज होता है। कैसे होता है कि जब डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगता है वैसे वैसे एग्रीकल्चर का शेयर कम होगा और इंडस्ट्री का शेयर बढ़ेगा।
इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का शेयर जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। इन इंडिया द स्ट्रक्चरल चेंज इज पिक्यूलर, इंडिया में स्ट्रक्चरल चेंज पिक्यूलर है। एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर 50% होता है, सॉरी मोर देन 50% होता है। बट बाय 1990 द शेयर वॉज सर्विस सेक्टर वॉज 40.59%, मोर देन दैट ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री लाइक व्हाट वी फाइंड इन डेवलप्ड नेशंस। 1990 तक आते आते सर्विस सेक्टर का शेयर 40.59% था, जो कि एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री से ज़्यादा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्नाइजेशन पढ़ेंगे, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे।